वेल, ये वीडियो आज आपकी आंखें खोल देगी, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताऊंगा जिस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम आप सालों से भर रहे हो या आप नई पॉलिसी खरीदने की सोच रहे हो, क्या जरूरत पड़ने पे वो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी। छोटे छोटे बेनिफिट जिसे हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं या हमारा एजेंट हमें बताता ही नहीं है, उन बेनिफिट्स की वजह से हमारे बड़े बड़े क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं या इंश्योरेंस कंपनी हमें कभी पूरा क्लेम देती ही नहीं है। तो उन बेनिफिट्स के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आप पॉलिसी को रिन्यू करा रहे हो अपनी हर साल, तो आपको समझ आएगा कि कौन से बेनिफिट हैं जो आपकी पॉलिसी में होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप रिन्यूअल पे अपना पॉलिसी चेंज कर सकते हो, या अगर आप नई पॉलिसी खरीदने जा रहे हो तो आपको क्लियर होगा कि कौन कौन से बेनिफिट आप पॉलिसी में देख करके परचेज कर सकते हो, क्योंकि आप अपनी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को देते हो, सिर्फ इस उम्मीद पे कि ज़रूरत पड़ने पे आपकी फैमिली की मेडिकल एक्सपेंसेस को हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। बट ज़रूरत पड़ने पे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी अपने हाथ खड़े कर लेती है या तो पूरा क्लेम नहीं देती। छोटे छोटे बेनिफिट जो आपकी पॉलिसी में होने चाहिए, वन बाय वन हम सारे क्लियर करेंगे आज। मान लेते हैं आपके पास 5 लाख रुपए की पॉलिसी है जिसमें 1% रूम रेंट कैपिंग है। अब आप कोई ट्रीटमेंट कराने जाते हैं, आप हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद आपको पता लगता है कि जो रूम आप लेने वाले हैं उस रूम का पर डे का कॉस्ट ही 10,000 रुपये है। अब आपको लगता है ठीक है, मेरे पास जो इंश्योरेंस कवर 5 लाख रुपए का है, 5,000 रुपये का पॉलिसी में कैपिंग है, तो 5,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी कवर कर देगी और 5,000 रुपये मैं अपनी पॉकेट से पे कर दूंगा। लेकिन यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। अब होगा क्या, जिस बीमारी का आप ट्रीटमेंट कराने गए हो हॉस्पिटल में, हो सकता है उस ट्रीटमेंट का कॉस्ट 50,000 रुपये हो। 5,000 रुपये की आपकी पॉलिसी में रूम रेंट कैपिंग है, आपने 10,000 रुपये वाला रूम लिया है, तो उस ट्रीटमेंट का कॉस्ट सीधा सीधा आधा हो जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम जो आपको प्रोवाइड करेगी वो सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये करेगी और पूरे 25,000 रुपये आपको अपनी जेब से देने पड़ जाएंगे। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो रूम आपने लिया है उस रूम में जितनी भी चीजें यूज की जा रही है, डॉक्टर की फीस, मेडिसिन, टेस्ट, छोटे छोटे जो नॉन पेबल्स आइटम होते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, कॉटन, बैंडेज, ग्लव, सीजर, टूथपेस्ट, टूथब्रश, ये सारी चीजों की जो कॉस्ट होगी वो डबल हो जाएगी, जिस वजह से इंश्योरेंस कंपनी आपको जो क्लेम देगी वो आधा देगी और आधा अमाउंट आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो आपको ये याद रखना है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी कैपिंग ना हो, और जितने भी हॉस्पिटल्स में रूम्स होते हैं वो सारे के सारे रूम्स आपकी पॉलिसी में अवेलेबल हो। ऐसा भी ना हो कि इंश्योरेंस कंपनी ने बोल दिया कि हम कोई कैपिंग नहीं लगा रहे परसेंट के हिसाब से, लेकिन आप सिर्फ एक जनरल वार्ड या शेयर वार्ड ही ले सकते हो। नहीं, अगर आपकी पॉलिसी में जनरल वार्ड कवर्ड है और आपने उसके ऊपर का रूम ले लिया तब भी प्रॉब्लम है। उस टाइम पे भी आपकी पॉकेट से ही पैसा जाएगा, कंपनी पूरा क्लेम नहीं देगी। तो आपको याद रखना है कि आपकी पॉलिसी में कोई भी कैपिंग ना हो रूम रेंट पे। सेकंड पॉइंट है हमारा रिफिल बेनिफिट। रिफिल बेनिफिट क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक फ्लोटर पॉलिसी है, 2 अडल्ट 2 चाइल्ड की या फिर हस्बैंड वाइफ की। आपके पास 5 लाख रुपए का कवर अमाउंट है, एक हॉस्पिटलाइजेशन हुआ जिसमें आपने 3 लाख रुपए यूज कर लिए। हो सकता है उसी साल में आपका फिर से कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, उस कंडीशन में फिर से 3 लाख रुपए का क्लेम आ जाता है। आप पहले भी 3 लाख रुपए का क्लेम ले चुके हो, 5 लाख में से बचा आपका 2 लाख रुपया। दोबारा अगर 3 लाख रुपए का क्लेम आया है तो कंपनी 2 लाख तो आपको दे देगी, लेकिन 1 लाख रुपए का अमाउंट आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे अगर आपके पास रिफिल बेनिफिट होगा तो होगा क्या, आपका जो कवर अमाउंट है, बेस कवर अमाउंट 5 लाख रुपए, जितनी बार आपका हॉस्पिटल में एडमिशन होगा उतनी बार वो 5 लाख रुपए का अमाउंट आपको मिलता रहेगा। मतलब आपकी पॉलिसी में वो ऑटो रिफिल होता रहेगा। अब आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो रिफिल बेनिफिट है आपकी पॉलिसी में, वो सेम इलनेस, डिफरेंट इलनेस और सेम पर्सन, डिफरेंट पर्सन के लिए भी होना चाहिए। कई पॉलिसीज रिफिल बेनिफिट देती तो हैं, लेकिन उसमें कंडीशन लगाती है
कि ये सेम इलनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर दोबारा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो दूसरी डिजीज डायग्नोज होनी चाहिए। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस आप ले रहे हैं इमरजेंसी के लिए, आपको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। सेम बीमारी 4 बार भी डायग्नोज हो सकती है, 1 बार भी डायग्नोज हो सकती है। तो अगर बार बार कोई बीमारी डायग्नोज हो रही है तो उसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन तो रिक्वायरमेंट होगा ही होगा। तो इस कंडीशन में जो कवर अमाउंट है आपके पास, वो कवर अमाउंट आपकी पॉलिसी में ऑटो रिफिल होना चाहिए। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है नो क्लेम बोनस। आपकी पॉलिसी में नो क्लेम बोनस होना चाहिए। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, आपको लगता है कि 5 लाख रुपए की पॉलिसी मेरे लिए तो काफी है। हो सकता है वो आज आपके लिए काफी हो, लेकिन आज से 10 साल बाद, 5 साल के बाद उस 5 लाख रुपए की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन भी काफी ज्यादा बढ़ चुका होगा। तो आपकी पॉलिसी में नो क्लेम बोनस क्या काम करता है? मान लीजिए आपने कोई क्लेम नहीं किया, तो जो आपका कवर अमाउंट है हर साल बढ़ता रहता है। इंश्योरेंस कंपनी आपके उस कवर अमाउंट पे नो क्लेम बोनस देती है। जैसे अगर आपके पास 5 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो हो सकता है आपको उस 5 लाख का 20%, 40%, 50% कवर अमाउंट बढ़ करके मिले नेक्स्ट रिन्यूअल पे। अब तो बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी भी आ गई जिसमें इंश्योरेंस कंपनी 100% नो क्लेम बोनस देती है। अगर आपने कवर अमाउंट नहीं यूज किया तो वो 5 लाख आपका अगले साल 10 लाख बन जाएगा, तीसरे साल आपका 30 लाख बन जाएगा, चौथे साल 40 लाख, पांचवें साल 50 लाख, ऐसे करते करते कवर अमाउंट आपका बढ़ता रहता है। इससे फायदा क्या होगा आपको कि जिस परसेंट से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मेडिकल इन्फ्लेशन, उसी तेजी से आपका कवर अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। प्रीमियम आपका सेम रहेगा 5 लाख वाला ही, लेकिन कवर अमाउंट आपका हमेशा बढ़ता रहेगा। फ्यूचर में अगर कोई बड़ा मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो उस कंडीशन में आपको अपना कवर अमाउंट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। पहली चीज तो उस समय इंश्योरेंस कंपनी आपका कवर अमाउंट बढ़ाएगी भी नहीं। लेकिन अगर आपके पास नो क्लेम बोनस होगा तो पूरा का पूरा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी सेटल कर देगी। आपको अपनी सेविंग से 1 रुपया भी खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी से लोन लेने की जरूरत पड़ेगी। तो नो क्लेम बोनस जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा होगा आपकी पॉलिसी में। नेक्स्ट आता है फ्री हेल्थ चेकअप एंड फ्री कंसल्टेशन। आपकी पॉलिसी में हेल्थ चेकअप बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर आपकी पॉलिसी में हेल्थ चेकअप है तो उससे फायदा क्या होगा? आप अपना हेल्थ चेकअप कराओगे, आपके शरीर में अगर कोई बीमारी जन्म ले रही है, बढ़ रही है, तो उस बीमारी का आपको पहले ही पता चल जाएगा। फ्री का कंसल्टेशन है, आप फ्री डॉक्टर से कंसल्टेशन करोगे। कंसल्टेशन करने के बाद डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि आपको डाइट अपनी फॉलो कौन सी करनी है, आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो। जिससे होगा क्या, फ्यूचर में जिस बीमारी की वजह से आपको हॉस्पिटलाइजेशन होना पड़ सकता था वो अब नहीं होना पड़ेगा, पहले ही उस चीज पे आप रोक लगा लोगे। तो हेल्थ चेकअप आपकी पॉलिसी में होना चाहिए। बहुत सारी कंपनीज हेल्थ चेकअप देती है, लेकिन उसमें कंडीशंस होती है कि वो रिन्यू के बाद मिलेगा आपको, 1 रिन्यूअल के बाद मिलेगा, 2 रिन्यूअल के बाद मिलेगा, तीसरे रिन्यूअल पे आपको मिलेगा। आपकी पॉलिसी में पहले दिन से हेल्थ चेकअप और फ्री कंसल्टेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है एडवांस ट्रीटमेंट। एडवांस ट्रीटमेंट भी आपकी पॉलिसी में जरूर होना चाहिए। अब मेडिकल साइंस एडवांस हो रहा है, ट्रीटमेंट भी एडवांस हो रहे हैं। जिन ट्रीटमेंट में पहले 1 दिन 2 दिन लगता था, अब एडवांस ट्रीटमेंट की वजह से आधा घंटा, 1 घंटा, मैक्सिमम 2 घंटे में डॉक्टर पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। लेजर सर्जरी आ गई है, रोबोटिक सर्जरीज आ गई है, जिसमें टाइम बहुत कम लगता है, हाँ, लेकिन पैसा ज़्यादा लगता है। इसीलिए अगर आपकी पॉलिसी में एडवांस ट्रीटमेंट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उस एडवांस ट्रीटमेंट को कवर कर देगी। आपकी जेब से कोई भी पैसा नहीं जाएगा, आपकी सेविंग खराब नहीं होगी। अब बहुत सारी कंपनीज एडवांस ट्रीटमेंट देती तो हैं, लेकिन उन पे कैपिंग लगा देती है। आपके पास बेशक 10 लाख की, 5 लाख की पॉलिसी है, लेकिन एडवांस ट्रीटमेंट अगर आप करा रहे हो तो उस कंडीशन में इंश्योरेंस कंपनी 1 लाख या 2 लाख रुपए ही कवर करेगी। तो ये कैपिंग आपकी पॉलिसी में नहीं होनी चाहिए। आपने 10 लाख की पॉलिसी लिए, आपको इंश्योर करना है कि आपकी पॉलिसी में एडवांस ट्रीटमेंट पूरे 10 लाख रुपए तक कवर्ड हो। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है डे केयर ट्रीटमेंट। अब आपकी पॉलिसी में ना, हो सकता है आपने ना पढ़ा हो या पढ़ा भी है,
तो आप देखिए कि आपकी पॉलिसी में एक लाइन लिखी होती है कि अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन 24 घंटे या उससे ज़्यादा का होता है तो ही आप एलिजिबल हैं इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करने के लिए। अगर आपका डिस्चार्ज 24 घंटे से पहले कर दिया है हॉस्पिटल ने, तो हॉस्पिटल का सारा बिल आप ही पे करोगे, इंश्योरेंस कंपनी कुछ नहीं पे करोगी। इसीलिए आपकी पॉलिसी में अगर डे केयर ट्रीटमेंट है तो डिस्चार्ज अगर आपका 24 घंटे से पहले भी हो रहा है तो भी सारा का सारा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ही कवर करेगी। कई पॉलिसीज में डे केयर ट्रीटमेंट होते हैं लेकिन उनमें कैपिंग होती है कि कुछ बीमारियां ही या कुछ सर्जरी ही कम कवर करेंगे। आपको ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें डे केयर पे कोई कैपिंग ना हो, सारी की सारी डे केयर सर्जरीज ट्रीटमेंट कवर्ड होने चाहिए। या अगर इन पेशेंट को भी हो रहा है हॉस्पिटलाइजेशन में, तो उस कंडीशन में भी आपको ये देखना है कि 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन की कंडीशन ना हो। 2 घंटे 4 घंटे का भी कंडीशन अगर है तो भी वो ठीक है, लेकिन 24 घंटे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया एडवांस ट्रीटमेंट आ गए हैं, तो एडवांस ट्रीटमेंट में हॉस्पिटल में अगर एडमिशन हो रहा है और ट्रीटमेंट आप एडवांस ले रहे हो तो उस कंडीशन में पूरा एक दिन नहीं, हो सकता है 2-4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे में भी आपको डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो अगर आपकी पॉलिसी में डे केयर ट्रीटमेंट कवर्ड है तो आपकी पॉकेट से कोई भी पैसा नहीं जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे देगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये क्या होता है? ये आपकी पॉलिसी में ज़रूर होना चाहिए क्योंकि कंपनी आपको क्लेम तब देती है जब हॉस्पिटल में एडमिशन होता है, लेकिन हम क्लेम लेने के बाद हॉस्पिटल के बाद के खर्चे और हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे ये भूल जाते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद भी डॉक्टर कई बार हमें अपने पास बुलाता है, क्लिनिक बुलाता है या अपने हॉस्पिटल में बुलाता है। कंसल्टेशन फीस कई बार बोलता है कि आपको ये टेस्ट कराने पड़ेंगे या ये मेडिसिन आपको रेगुलर लेनी पड़ेगी। जो चीज़ आप बाहर से मार्केट से परचेज करते हो, डॉक्टर के पास जाते हो कंसल्टेशन की, डॉक्टर की फीस भी देते हो, डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आपको टेस्ट कराने हैं, तो उस टेस्ट का भी पैसा आप अपनी पॉकेट से दे देते हो। तो अगर वो सारे के सारे एक्सपेंसेस आप इंश्योरेंस कंपनी को देते हो, सारे बिल्स देते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी वो अमाउंट आपको रिफंड करती है, रियम्बर्स करती है। अगर आपकी पॉलिसी में पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस है, सेम आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी होता है। कई बार क्या होता है कि हम डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, हमें लगता है कि मुझे आज फीवर है, मैंने आज मार्केट से दवाई ले ली या डॉक्टर के पास गया, मैंने कंसल्टेशन किया, डॉक्टर ने चेकअप्स किए, मेडिसिन दी और अपनी फीस ली। हम घर आ गए, हमने 1 दिन 2 दिन वेट किया, लेकिन जब टेस्ट में आया कि मुझे डेंगू या मलेरिया हो रखा है, उस कंडीशन में डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है कि आप जाइए हॉस्पिटल में एडमिट होइए, आपको एडमिशन की ज़रूरत है। हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम तो देती है, लेकिन उससे पहले के जो हमारे खर्चे हुए हैं वो भी इंश्योरेंस कंपनी कवर करती है, अगर आपकी पॉलिसी में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस का बेनिफिट है तो ये बेनिफिट भी आपकी पॉलिसी में ज़रूर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एयर एंड रोड एम्बुलेंस, ये भी आपकी पॉलिसी में होना चाहिए। ट्रीटमेंट के टाइम पे आपको हॉस्पिटल तक पहुंचना है, पहुंचने का भी तो एक्सपेंसेस लगता है। तो अगर आपकी पॉलिसी में रोड एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस कवर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका भी क्लेम आपको देती है। कई पॉलिसीज में ये कवर्ड होता है लेकिन उस पर भी कैपिंग होती है। रोड एम्बुलेंस हम 2000-5000 तक ही कवर करेंगे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा का बिल बन गया तो इंश्योरेंस तो मैंने लिया ही इसीलिए ताकि मेरी पॉकेट से 1 रुपया भी खर्चा ना हो, सारा का सारा क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ही कवर करे। तो अगर मेरी पॉलिसी में एयर एम्बुलेंस, रोड एम्बुलेंस कवर्ड है तो हॉस्पिटल तक जाने का खर्चा सारा का सारा इंश्योरेंस कंपनी ही कवर करेगी। एयर एम्बुलेंस होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि कोई ट्रीटमेंट हो सकता है कि आपके शहर में ना हो रहा हो, डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है कि आप दूसरे शहर जाकर के ट्रीटमेंट कराइए, तो उस कंडीशन में आप रोड एम्बुलेंस का यूज़ नहीं करोगे, आपके पास ऑप्शन है एयर एम्बुलेंस का। आप कंपनी से बात करोगे, कंपनी आपको एयर एम्बुलेंस का बेनिफिट देगी और आप बाय एयर दूसरे सिटी में जाकर के अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। ये एक फास्ट सर्विस है जो इंश्योरेंस कंपनी देती है एयर एम्बुलेंस की वजह से।
तो आपकी पॉलिसी में एयर एम्बुलेंस भी होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप मैनेजर। अब आपने एक पॉलिसी ले ली, अच्छी पॉलिसी ले ली, अच्छी कवर अमाउंट की पॉलिसी ले ली, ये सारे बेनिफिट उसके अंदर कवर्ड हैं जो मैंने आपको बताए हैं। लेकिन अगर आपकी पॉलिसी में रिलेशनशिप मैनेजर नहीं है तो ज़रूरत पड़ने पे आप किससे बात करोगे? रिलेशनशिप मैनेजर आपकी मदद करेगा कि आपको क्लेम कैसे करना है, हॉस्पिटल में जाकर के आपको किससे बात करनी है, रीएम्बर्समेंट आया है अगर तो रीएम्बर्समेंट आपको कैसे क्लियर होगा, कहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं, कहाँ पे आपको भेजने हैं, ये सारी हेल्प आपका रिलेशनशिप मैनेजर आपकी करेगा। तो अगर आपकी पॉलिसी अच्छी भी है और रिलेशनशिप मैनेजर आपके पास नहीं है तो फ्यूचर में इमरजेंसी आने पर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। एक ऐसा नंबर आपके पास होना चाहिए जिससे कि आप या आपके फैमिली मेम्बर कोई भी उनसे बात करे तो इजीली आपको सोल्यूशन मिल जाए। क्योंकि अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट खरीदा है और उसकी सर्विसेज अच्छी नहीं है तो उस प्रोडक्ट को खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोडक्ट के साथ साथ उस कंपनी की सर्विसेज भी अच्छी होनी चाहिए, तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की है कौन कौन से ऐसे बेनिफिट है जो आपकी पॉलिसी में होने चाहिए। कैपिंग्स नहीं होनी चाहिए, डिडक्टेबल नहीं होनी चाहिए, आप अपनी सेविंग का एक अच्छा खासा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो जहाँ से आपको कोई भी रिटर्न नहीं मिलता, वो पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी को पे कर रहे हो। जब तक कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं आती तब तक आपको हेल्थ इंश्योरेंस का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अपना पैसा ऐसी पॉलिसी में डालिए जहाँ से आपका क्लेम 100% पास हो जाए, रिजेक्शन के कोई चांस नहीं। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और आपके हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।